चलिए, तो देखिए मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 के अंदर किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है? इसके बाद में देखिए आप जो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो ध्यान से समझना आपको, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर मैं बेस क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है? और आप लोगों ने सॉल्व करना है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग? जल्दी से कमेंट में हां बता दीजिए अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा, उसके ऊपर मैं बेस आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन आपका, ठीक है? चलिए, देखिए फ्रेंड टेंपल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कौन से साल में? 1927 के अंदर में। इन्होंने जो है वो ऐसे आंदोलन जो है 1927 से लेकर 1935 के बीच में 3 बार ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कितने बार किया? 3 बार, ठीक है? ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है? 1927 से 1935 के बीच में 3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था फ्रेंड्स कि जो दलित लोग हैं जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, उनको मंदिरों में प्रवेश दिलवाना, ठीक है? जो एक कास्ट सिस्टम है हमारे भारत के अंदर में, जिसमें जो है दलित लोगों को, ऊपरी जात वालों को जो है बहुत बड़ा समझा जाता है, नीचे जात वालों को बहुत छोटा समझा जाता है। इवन मंदिर में भी आंदोलन उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोई मकसद नहीं था कि उनको कोई जो है यहाँ पर में वो फैलाना था, झगड़ा फसाद दंगा फसाद फैलाना था, ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली जो है वो सबको दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाहते थे सबको? ये दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से, ठीक है? यहाँ पर में कास्ट प्रेजुडाइज जो है आप लोगों का, कास्ट प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि रूढ़िवादी पूर्वाग्रह, जो पूर्वाग्रह है लोगों के मन में कि अगर छोटी जाति का है तो वो खराब ही होगा। तो ये पूर्वाग्रह कितना डीप फैला हुआ है कि अगर कोई पढ़ा लिखा दलित व्यक्ति भी अगर मंदिर में घुसना चाहता है तो उसको जो है घुसने नहीं दिया जाता। वो लोगों को दिखाना चाहते थे। वो कोई वो नहीं फैलाना चाहते थे कि जो है यहाँ पर में एक अराजकता फैल जाए, दंगा फसाद फैल जाए, नहीं। वो सिर्फ बताना चाहते थे कि देखो मैंने पूछने की कोशिश की, मेरे साथियों ने पूछने की कोशिश की, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विदेश से पढ़ के आया हूँ, बैरिस्टर हूँ, बट फिर भी मुझे जो है वो वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है? तो पूर्वाग्रह दिखाना चाहते थे। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि समाज के अंदर में पूर्वाग्रह कितना फैला हुआ है। अब कास्ट प्रेजुडाइज और पूर्वाग्रह क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोग किसी को कम आंकना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी को कम आंकना। जैसे मान लीजिए ए और बी व्यक्ति है, अगर ए जो है वो बी को बिना जाने, बिना पहचाने, बस किसी एक रीजन की वजह से, उसकी कास्ट, ठीक है, उसकी रिलीजन या किसी एक इलाके से वो आता है, कोई धर्म से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको कम आता है, तो इसको प्रेजुडाइज कहा जाता है। और अगर कास्ट की वजह से किसी को कम आंका जाता है तो उसको कास्ट प्रेजुडाइज, जातीय पूर्वाग्रह कहा जाता है। हमारे भारत के अंदर में जातीय पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा था, वही दिखाना चाहते थे अम्बेडकर जी। तो आंसर जो है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1927 से 1935 तक कितने बार आंदोलन किया? कमेंट के अंदर में आप लोग मुझे बताइए जल्दी से लिखकर, ठीक है? और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। अगर चाहते हो कि इसी तरीके के और भी क्वेश्चन कराता रहो तो सेशन को शेयर जरूर कर देना। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन 17 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आंसर करेंगे सभी लोग। मैं आप लोगों के कमेंट आंसर के इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पर बताइए, देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है? एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग जो है बड़े-बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। असर्शन में बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट को लीड किया, ठीक है? उपनिवेशिक समय काल के अंदर, मतलब अंग्रेजों के समय में 1927 1935 तक कॉलोनियल पीरियड था, अंग्रेजी शासन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है टेंपल एंट्री मूवमेंट को लीड किया, ये बिल्कुल सही बात है, मंदिर प्रवेश आंदोलन को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि कास्ट प्रेजुडाइज कितनी ज्यादा जो है पावरफुल है हमारे देश के अंदर में, ठीक है? बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग ये देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। बिल्कुल सही बात है, ये दिखाना चाहते थे, ठीक है? तो अब आप लोगों का आंसर देखिए, यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर में ये आंसर नहीं हो सकता ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि आर भी ट्रू है, तो ये भी ये आंसर नहीं हो सकता आपका। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। देखो दोनों के दोनों जो सही है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब कितने लोगों के ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? बस मुझे हाथ ऊपर करके बता दो, एटलीस्ट ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। सी और डी को एलिमिनेट कर पाए, बस ये हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी-जल्दी से, ठीक है? अगर ये एलिमिनेट कर पाए आप लोग तो मतलब आपने आधा रास्ता तय कर लिया, ठीक है? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा लाइव उसको जो है टेस्ट मिलेगी, तो सभी पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से लाइव देखिए आप लोग लास्ट तक, ठीक है? टेस्ट है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही है और आज जो है वो एक रीजन है कि उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट क्यों किया? क्या करना चाहते थे वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो कि जातीय पूर्वाग्रह कितना ज्यादा मजबूत है हमारे देश के अंदर में, कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी अगर नीची जाति का है और वो मंदिर में जाना चाहता है तो उसको रोका जाता है। तो वो दिखाना चाहते थे, पूर्वाग्रह दिखाना चाहते थे कि कैसे झगड़ा हुआ है हमारे देश को पूर्वाग्रह ने। तो आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए को एक्सप्लेन करता है कि क्यों उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो ए यहां पर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है? आर इज द रीजन फॉर ए या आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये याद रखना है सभी लोगों ने। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग आंसर कर पाए, कितने लोग आंसर कर पाए और कितने लोगों को समझ गया कि अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो सेशन को अच्छे से देख रहिए आप लोग, मैं आप लोगों को सारे तरीके के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, किसने सोचा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? ये किसने कहा था? चलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उनको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग अच्छे से देखते रहिए बस। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर किसने सोचा कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, मतलब अंग्रेज लोग जो है वो पिता बन जाए, ठीक है? और जैसे पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है वैसे किसानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की है। ये कहा था तुम्हारे चाचा के लड़के ठीक है? यहाँ पर में थॉमस मुनरो ने, ठीक है? मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे। हुआ क्या था, हमारे भारत के को आप 3 हिस्सों में इस तरीके से बांट सकते हो, ठीक है? यहाँ पर में जो था, यहाँ था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। यहाँ पर में जमींदार लोग जो थे, ठीक है? बड़े-बड़े जो जमीनों के मालिक थे, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये दिया गया था अधिकार। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है आप लोगों का, ठीक है? दूसरे नंबर पे यहाँ पर में जो है आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका था। नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका था यहाँ पर में बेसिकली जो गाँव के मुखिया होता था उसके साथ में एग्रीमेंट किया गया था और दक्षिण भारत में जो है वो जमींदार नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ नई प्रकार की व्यवस्था लाई गई थी जिसको रियोत वाली सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है? रियोत वाली सेटलमेंट, ओके? तो रियोत वाली सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स अलेक्जेंडर रीड नाम के अधिकारी ने सबसे पहले ट्राई किया था इसको, ओके? सबसे पहले ट्राई किया था। तो अलेक्जेंडर रीड जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि वो अधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है? रियोत का मतलब क्या होता है? किसान। ना तो जमींदारों के साथ में एग्रीमेंट करेंगे, ना तो जो है गाँव के मुखिया के साथ में, डायरेक्टली किसानों के साथ में एग्रीमेंट करेंगे। डायरेक्ट किसान जो है किसानों से हम टैक्स वसूल करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो रियोत रियोत का मतलब होता है किसान, रियोत वाली सेटलमेंट दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था ये। सबसे पहले इसको टीपू सुल्तान का जब इलाका जीता गया वहां पर किसने ट्राई किया था? सबसे पहले इसको किसने ट्राई किया था? ओके, सबसे पहले इसको किसने ट्राई किया था? अलेक्जेंडर रीड ने ट्राई किया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है? ओके, अलेक्जेंडर रीड ने। बाद में जो है फ्रेंड थॉमस मुनरो ने इसको जो है वो क्या किया? थॉमस मुनरो ने इसको आगे बढ़ाया। थॉमस मुनरो ने पूरे के पूरे मद्रास में इसको ट्राई किया, पूरा लागू किया। इतने छोटे से इलाके पे अलेक्जेंडर रीड ने लगाया था, फिर बाद में पूरे इलाके पे थॉमस मुनरो ने लगा दिया। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों चालू किया गया था? क्योंकि दक्षिण भारत में जो है कोई जमींदार वगैरह थे नहीं, तो डायरेक्ट किसानों के साथ एग्रीमेंट करना था। तो थॉमस मुनरो ने जब किसानों से टैक्स लेना स्टार्ट किया डायरेक्टली, तब उसने कहा था कि हमें मतलब ब्रिटिशर्स को, ठीक है, पैरेंटल फिगर एक जो है पैरेंटल फादर फिगर, एक पिता की भांति जो है किसानों की रक्षा करनी चाहिए अंडर द चार्ज, मतलब उनसे पैसे लेकर। पता नहीं कौन सा पिता अपने बच्चों से पैसे लेकर उनकी रक्षा करता है, बट ये ऐसे पिता बनना चाहते थे जो किसानों से टैक्स लेंगे और फिर उनके पिता की तरह रक्षा करेंगे, ठीक है? तो ये कहा था थॉमस मुनरो ने, ठीक है? थॉमस मुनरो, ओके? चलिए, तो ये पूरा का पूरा है आप लोगों का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये भी आप लोगों का ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, दो स्टेटमेंट और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? तो देखिए अबाउट 2000 इयर्स अगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक, ठीक है? 2000 साल पहले एक फेमस जो है फिजिशियन हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, जिनका नाम था चरक। ही स्टेटेड दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। उनके अनुसार इंसानों के शरीर के अंदर में 360 हड्डियां होती है, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है। आज से करीब 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। वो बात लगी कि वो गलत थे, लेकिन कहा तो था ना उन्होंने, ठीक है? तो ये पॉइंट सही है कि उन्होंने ऐसा कहा था उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा था, ठीक है? चरक जो है वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि 360 हड्डियां, जबकि हमें आज पता है कि केवल जो है 206 हड्डियां होती है, ठीक है? तो उन्होंने शायद जो है दांतों को भी हड्डियों में गिन लिया, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे दो हड्डियों के बीच में उनको भी गिन लिया, कार्टिलेजेस जो होते हैं हमारी, ठीक है? उनको भी उन्होंने जो है यहाँ पर भी गिन लिया। तो ये चीज जो है बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि शायद वो इस नतीजे पर ऐसे पहुंच गए होंगे 360, क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ गया 206 360 के अंदर में, ठीक है?
तो फ्रेंड्स टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज को मिलाकर वो इस नतीजे पे पहुंचे होंगे। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है, आंसर होगा बोथ ए एंड आर बी आर 2। देखिए करीब 2000 साल पहले तुम्हारे चचा का लड़का चरक, ठीक है, ये क्या हुआ था, फेमस फिजिशियन था एक, ठीक है, चिकित्सक था, वैद्य था, ठीक है, उसने अपनी पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। उसमें उन्होंने बताया कि 360 हड्डियां होती है, जबकि आज हमें पता है, ठीक है, वो श्री श्री जो है मुन्ना भाई और श्री श्री जो है सर्किट महाराज, पता है ना आपको, मुन्ना भाई मूवी के अंदर में उन्होंने बताया था कि भाई शरीर में तो 206 प्रकार की हड्डियां होती है, कभी तोड़ते समय हम लोगों ने गिना नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से कई सारे लोगों को याद होगा कि शरीर के अंदर में 206 हड्डियां होती है। कितने लोगों को याद आया वो सीन? तो 206 हड्डियां होती है, अब हमको पता है। तो ये डिस्क्रिपेंसी कैसे आई? शायद उन्होंने दांत, जॉइंट्स और जो कार्टिलेज होते हैं उसको भी गिन लिया होगा चरक भाई साहब ने।